नमस्कार. आता आपण फेसबुकवरती लाईव्ह झालेलो आहे. प्रशांत, एकदा कन्फर्म करतोस का? रवी नवले. Yes, yes, we ओके, are live. धन्यवाद. Yeah. इंडियन डेयरी फार्मर एसोसिएशन की तरफ से मैं डॉक्टर दिनेश भोसले डॉक्टर तिलक धीमन का स्वागत करता हूं. डॉक्टर तिलक धीमन आज हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं. यहाँ पे रात के 8 बजे हुए हैं. अमेरिका में अभी उनके यहाँ पे सुबह के 8:30 बजे हुए हैं. मैं सर के बारे में आपको बताना चाहता हूं. पिछले 23 साल से मैं डॉक्टर तिलक धीमन को जानता हूं. सर ने 1977 में हिमाचल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर से बीएससी एग्रीकल्चर किया था. उनका मेजर सब्जेक्ट एनिमल साइंस था. फिर उन्होंने हिमाचल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एनिमल न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री की. उनको गोल्ड मेडल मिला था. फिर उन्होंने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से 1991 में पीएचडी एनिमल न्यूट्रिशन में की थी. उसके बाद वो अमेरिका चले गए. 4 साल उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन यहाँ पे एसोसिएट साइंटिस्ट करके जॉब की. फिर उन्होंने 1996 में यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर करके ज्वाइन किया. और 1997 से हमारी पहचान है. वो इंडिया में काफी बार आए, काफी जगह उन्होंने लेक्चर दिया. मैं और यहाँ से काफी सारे डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट भी उनके यूनिवर्सिटी में गए थे. 2003 से 2008 तक डॉक्टर तिलक धीमन यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे डेयरी न्यूट्रिशन के. उसके बाद वो इंडस्ट्री में आए. 2008 से 2014 तक वो आईईएच लैबोरेटरी के डायरेक्टर थे. और अभी फरवरी 2014 से वो डायमंड वी नाम की एक अमेरिकन कंपनी है, उसके साउथ एशिया के लिए सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट है. ये जो डायमंड वी कंपनी है ये ईस्ट बनाती है और वर्ल्ड में एक लीडिंग कंपनी है. कुछ साल पहले ही कारगिल कंपनी ने इसको परचेस किया हुआ है. मैं अभी डॉक्टर तिलक धीमन सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडियन डेयरी फार्मर एसोसिएशन के जो फार्मर्स है, वेटरनरियंस है, काफी सारे फीड मैन्युफैक्चरर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. तो आप अपना लेक्चर अभी शुरू कर सकते हैं. आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए. मैं और बाकी लोग जो जूम पे है वो अपनी वीडियो भी ऑफ करेंगे और माइक्रोफोन भी ऑफ करेंगे. और सर, आपका लेक्चर खत्म होने के बाद में जो फेसबुक कमेंट्स में किसानों के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको पूछूंगा और आप उसके जवाब दीजिए. कोई क्वेश्चन है सर आपको? नहीं, मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं. Sir, your screen is visible. You can go ahead with the presentation. Thank you. Thank you. Can everybody hear me? Yeah, very well, very well. Okay, good. Thank you. Thank you very much, Dinesh, for the wonderful introduction. First of all, I want to thank you very much for the Indian Dairy Farmers Association and the non-profit organization that has organized this event. I will directly go to my topic. My assignment today is to share with you some of my experiences that I have in the United States for the last 36 years. With this, if you see the screen, you can see the valley. That's where we live. And this is a pasture where the Jersey cows are grazing. I love this place, very wonderful weather.
The place is धीमन called साहब धीमन साहब हिंदी में बात कीजिए सर, हमारे Oh, सारे sorry. किसान को इंग्लिश नहीं समझ में आती। Sorry. आप पहले से रिपीट कीजिए जो बोला आपने। ठीक है जी। अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो ये एक वैली है जहाँ पे हमारा घर है, और ये पैस्चर मैंने फोटो जो है वो इसी समर में ली थी। ये जर्सी काउस पैस्चर पे ग्रेज कर रही हैं, और इस जगह का नाम लोगन यूटा है। हम यहाँ पे पिछले 20 साल से रह रहे हैं जी। We get the screen. I'm having a problem with the screen, moving screen. You can click on arrow, sir. Arrow. Okay. Arrow at your desktop keyboard. Now it's working. Yeah. Thank you. So what I'm going to discuss today is some of the trends that are happening in dairy industry in India and as well as. सर हिंदी में बात कीजिए ना सर। Sorry Dinesh ji, I will try to. If I change it, because I'm in a habit, you know. So, नहीं अभी चेंज करेंगे। हाँ, हिंदी इंग्लिश। हाँ जी। तो अभी जो डेयरी इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहे हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा आपको, फिर हम लोगों के जो डेयरी इंडस्ट्री में कंसर्न्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ में उस डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है, ये हम डिस्कस करेंगे जी। ट्रेंड्स में आजकल ऐसा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम हो गया है। तो डेयरी इंडस्ट्री में जो हर्ड का साइज है, नंबर ऑफ काउस जो हैं एक फार्म पे, वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो जितनी ज़्यादा काउस होंगी उतना ही ज़्यादा मिल्क है, और उनका कहना ये है कि वॉल्यूम होगा तभी प्रॉफिट बनेगा जी। तो डेयरी का साइज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी डेयरी जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में है उसमें 28,000 गायें एक जगह पे हैं, 7 शेड्स हैं, और एक शेड में 4,000 गायें हैं। तो ये ट्रेंड जो है ये है। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा कि पिछले 50 साल में गायें और मिल्क पर खाओ अमेरिका में क्या चेंजेस आई हैं जी। तो 1970 से लेके 2020 तक अगर आप नंबर ऑफ काउज देखो तो 1970 में इनके पास 12,000 गायें थी, 12 मिलियन गायें थी। तो और आज उनके पास 9.4 मिलियन गायें रह गई हैं जी। इसका मतलब इसका 22% जो है वो नंबर ऑफ काउज जो है वो कम हो गई हैं जी। लेकिन अगर आप मिल्क पर काउ देखें पर ईयर, तो 1970 में 4,423 लीटर दूध एक साल में लेते थे एक गाय से, जो आजकल हिंदुस्तान में ये एवरेज है 15 किलो वाली गाय की। और आज 2020 में इनकी जो एवरेज काऊ है उसकी मिल्क यील्ड जो है एक साल की 10,660 है। इसका मतलब कि अगर एवरेज लो आप तो आपको 35 लीटर दिन का दूध एवरेज आती है, 305 दिन और 35 लीटर दूध की एवरेज है। ये होल्स्टीन काउज जो है उनकी एवरेज यहाँ पे है। अगर जर्सी की काउज है उनका एवरेज 25 किलो का है जी। तो इसका मतलब इन्होंने पिछले 50 साल में 140% इंक्रीज मिल्क यील्ड पर काउ में की हुई है, लेकिन काउ का नंबर कम हो गया है जी। सर स्लाइड आगे नहीं गई सर, स्लाइड हम पहले स्लाइड पे ही है अभी। मेरे पास तो तीसरी है यार।
कि आप सर एक बार अनशेयर करिए उसको, शेयरिंग बंद कर अच्छा। दीजिए, दोबारा शेयर करिए। ओके ओके। अनशेयर किया आपने? नहीं, अभी कर रहा हूँ यार, हाँ हाँ हाँ। ये कुछ खुल नहीं रहा बटन इसका। यस, दोबारा शेयर कीजिए सर। ओके, अब ठीक है। हाँ, अब स्लाइड शो फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब दिख रहा है। ओके हाँ, ओके। इसको फिर से एक बार बताएंगे फिर, सबको हाँ दिख रहा है हाँ तो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल। ट्रेंड्स, ट्रेंड जो है यहाँ पे, बिगर द बेटर, इसका साइज होगा तो ज्यादा वॉल्यूम होगा मिल्क का, और उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है बहुत कम है। तो हर्ड साइज जो है, नंबर ऑफ काउस एक हर्ड में, वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। जैसे लार्जेस्ट हर्ड साइज जो यहाँ पे है वो 28,000 गायें एक फार्म पे हैं। उनके 7 शेड हैं, एक शेड में 4,000 गायें रहती हैं जी। तो वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा ध्यान है जी। Okay. मैं आपके साथ ये पिछले 50 साल का अमेरिका का गायें और मिल्क पर काऊ का डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1970 में अमेरिका में 12 मिलियन काउ मिल्किंग काउस थे जी, और आज 2020 में उनके पास 9.4 मिलियन गायें रह गई हैं जी। इसका मतलब नंबर ऑफ जो गायें हैं वो 22% कम हो गई हैं जी। लेकिन उनका मिल्क यील्ड पर काउ 1970 में 4,423 लीटर दूध 305 दिन में था, जो कि आजकल हमारे इंडिया में 15 लीटर वाली दूध जो है उसका मिल्क यील्ड जो है वो 4,000 के करीब होता है। लेकिन आज 2020 में उनकी जो एवरेज मिल्क यील्ड है काऊ की, वो 10,660 है जी। इसका मतलब इसका पर डे की मिल्क यील्ड जो है वो 35 लीटर है। और यहाँ पे होस्टियन काउज जो है उनकी एवरेज 35 लीटर पर डे आती है जी। अगर जर्सी की काऊ है तो उसकी एवरेज जो है वो 25 लीटर पर डे की आएगी। अब अगर 1970 से लेके 2020 तक देखें हम, तो मिल्क यील्ड पर काऊ में 140% इंक्रीज हुई है जी। तो इन्होंने यही किया कि नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं उनको कम कर दिया, लेकिन मिल्क यील्ड पर काऊ जो है वो बढ़ती ही चली गई जी। अगर आप पिछले 10 साल का भी एक 2010 से लेके 2019 तक का भी डाटा देख लो, तो उसमें भी जो इंक्रीज है आपकी मिल्क प्रोडक्शन पर काउ, पिछले 10 साल में 10% इंक्रीज हुई है जी मिल्क यील्ड पर काउ में। ये अमेरिका का डाटा है जी। लेकिन नंबर ऑफ काउज पिछले 10 साल में सिर्फ 2% इंक्रीज हुई है जी। तो अगेन इनका फोकस जो है वो ये है कि मिल्क यील्ड पर काऊ बढ़ेगी तभी प्रॉफिट बनेगा जी। I'm having again a problem moving that.
Dinesh, I'm having a problem in moving the screen again. Okay. अच्छा, हो गई सर, हो गई। हो गया जी। हाँ। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमाइजिंग मिल्क पर काउ ही इनका ऑब्जेक्टिव है। वो क्यों है ऑब्जेक्टिव ऐसा? क्योंकि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर मान लो हमारे पास 600 किलो की गाय है और वो दूध देती है 25 लीटर, उसका जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो, अगर हमारे पास 2 गायें हैं, एक गाय 25 लीटर दूध देती है, दूसरी 10 लीटर दूध देती है और वजन उनका सेम है, तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है वो सेम होगी। लेकिन ये गाय जो है ये 25 लीटर दूध दे रही है, तो जितना ज्यादा आप दूध लोगे गाय से, उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है वो डाइल्यूट होती चली जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको 500 लीटर दूध चाहिए पर डे का, तो आपकी चॉइस है कि या तो आप 20 गायें रख लो जो 25 लीटर दूध देने वाली हैं, या फिर 50 गायें रख लो जो 10 लीटर दूध देने वाली हैं। प्रेफरेंस यही होगी कि मेरे पास 20 काउज हों जिनका कि दूध जो है वो 25 लीटर पर डे मिल्क यील्ड होनी चाहिए जी। और यही ट्रेंड जो है ये अभी अगर इंडिया में आ जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है जी। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम मैक्सिमम मिल्क यील्ड पर काउ कैसे बढ़ाएं जी। उसका अल्टरनेटिव ये है कि पहला अल्टरनेटिव तो ये है कि जाके जेब में पैसे लो और एक अच्छी सी गाय खरीद लो जी। लेकिन ये सब लोग कर नहीं सकते जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसमें। दूसरी चॉइस ये है कि आप अच्छी गायें रख लो, सिलेक्शन कर लो उसमें, और लो यील्ड जो है उनको बेच दो जी। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप क्रॉस ब्रीडिंग करो, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो, ताकि जो नई जनरेशन आएगी उसकी मिल्क यील्ड जो है वो बढ़ जाए जी। और चौथा अल्टरनेटिव ये है कि आजकल नई टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसफर की जी, जो फास्ट भी है। क्रॉस ब्रीडिंग में फिर भी टाइम लगता है, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर थोड़ा फास्टर है, एक्सपेंसिव है, रिस्की भी है। अगर आपके अपने हर्ड में जो काऊ डोनर काऊ है वो है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उस काऊ को जानते हैं। अगर बाहर से एम्ब्रियो खरीदते हो तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है जी। तो ये तो आपको तरीके हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्शन भी कर लो, क्रॉस ब्रीडिंग भी कर लो, अच्छी गाय भी खरीद के ले आओ, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर लो, अगर आपकी न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो वो गाय जो वो दूध अच्छा नहीं देगी। तो ब्रीडिंग और फीडिंग मैनेजमेंट ये तीनों साथ साथ चलती हैं। मैंने ये लिखे 10 रूल्स अच्छी आइडियल काऊ बाई करने के लिए जी। उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी? तो जब भी हम गाय खरीदने जाते हैं अच्छी सी, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो हाई होनी चाहिए जी। दूसरा ये है कि उसकी लॉन्ग लाइफ मतलब ये नहीं है कि 2 लैक्टेशन के बाद उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, बेचनी पड़ जाए। कम से कम भी 8 से 10 लैक्टेशन तक रहे गाय, तो वो अपनी कॉस्ट जो है वो वापस दे देती है। पहली 2.5 लैक्टेशन जो हैं वो तो लग जाते हैं कि जो कॉस्ट आपको बछड़ी रेज करने में लगते हैं उसको रिकवर कर 2.5 लैक्टेशन तक दूध लेना ही पड़ता है जी। तो गाय ने अपना जो खर्चा है वो 2.5 लैक्टेशन में दे दिया, उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट देना शुरू होगी। तो अगर जितनी देर वो आपके फार्म पे रहेगी उतना ही आपको प्रॉफिट रहेगा जी।
तीसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि वो रेगुलर ब्रीडर होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि वो टीका जो है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो रेगुलर ले लेनी चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि वो रिपीट ब्रीडर बन जाए जी। चौथा उसका है गुड एपेटाइट। मतलब ये है कि उसका फीड इनटेक जो है वो ठीक होना चाहिए। अच्छा, जितना खाएगी उतने ही न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे और उतना ही वो दूध बनाएगी जी। पांचवा है वेल अटैच्ड अडर। इसका मतलब ये है कि अडर की जो शेप है वो ठीक होनी चाहिए जी। ये नहीं है कि एक तरफ को झुका हुआ हो, तो उससे जो है आपके फीट एंड लेग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसका जो फैट टेस्ट है, जितना फैट टेस्ट मिल्क में अच्छा होगा उतना ही वो दूध जो है वो आपको ज्यादा पैसे देगा। इजी मिल्कर का मतलब ये है कि मिल्किंग के टाइम जो है वो प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए गाय को। अगर वो मिल्किंग के टाइम प्रॉब्लम देती है तो वो ठीक नहीं है। आठवां है कि फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस। कई गायें जो हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क फीवर के प्रोन होती हैं, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे ही काविंग होती है तो उनको मिल्क फीवर के लिए वो प्रोन होती हैं, मतलब उनको हो जाता है या हो सकता है जी। वो पता होना चाहिए कि कोई और बीमारी तो नहीं है जी, जैसे ब्रुसेलोसिस हो गया और कई सी बीमारियां हैं जो चेक करना बहुत जरूरी है। नंबर 9 है स्ट्रॉन्ग फीट एंड लेग्स। अगर फीट एंड लेग उसके गाय के ठीक हैं तो अपने बॉडी का जो वजन है उसको वो ठीक से संभाल सकेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। नंबर 10 है कि वो एडिक्वेट साइज। ये नहीं है कि काफी बड़ी गाय हो तो जितनी बड़ी होगी उतना ही वो ज्यादा खाना खाएगी और आपको खर्चा उसका बढ़ जाएगा जी। तो ये 10 करेक्टरिस्टिक्स जो रूल्स जो हैं, ये जब भी आप कोई अच्छी आइडियल काऊ खरीदने जाएं तो ये अपने दिमाग में रखें जी। तो मैक्सिमाइज मिल्क पर काऊ, अगर आप देखो उसमें तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है जी। अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो न्यूट्रिशन अलोन से ही, अच्छी न्यूट्रिशन बैलेंस्ड फीड देने से ही 25% जो है वो आप उसकी मिल्क यील्ड जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटर मैनेजमेंट और 15%। इसका मतलब ये 40% जो है न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट से ही आप मिल्क यील्ड जो है पर काऊ इम्प्रूव कर सकते हैं। Selecting better animals another 10%. So 50% इम्प्रूवमेंट जो है ये 3 चीजें कर सकती हैं जी। बेटर एनिमल्स होंगे, उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन भी आपको देनी पड़ेगी जी। ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र में बफलोज भी हैं और काउज भी हैं। तो ये स्लाइड में कंपैरिजन है ह्यूमन मिल्क, काऊ मिल्क और बफलो मिल्क का जी। इसमें देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने भी ये रियलाइज नहीं किया था कि कैल्शियम जो है बफलो मिल्क में काऊ मिल्क के बजाय डबल होता है जी। कैल्शियम फास्फोरस जो है दोनों ही हायर क्वांटिटी में बफलो मिल्क में होते हैं। इसका मतलब ये बफलो मिल्क जो है वो ये चिल्ड्रन के लिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू गाय का। गाय के मिल्क में आपको कैरोटीन मिलेगी, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। बट ये कंपैरिजन जो है ये मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। इवन अगर आप ह्यूमन मिल्क से भी कंपेयर करो तो ह्यूमन मिल्क में कैल्शियम कंटेंट 28 मिलीग्राम है पर 100 ग्राम ऑफ मिल्क में, लेकिन बफलो मिल्क में 210 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम जो है वो 100 ग्राम मिल्क में मिल जाता है जी। वैसे ही फास्फोरस ह्यूमन मिल्क में 11 ग्राम है लेकिन बफलो मिल्क में 130।
ये एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक हो गया बफलो मिल्क का कि हम जो है उसको मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं जी। इस स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यूएस, आयरलैंड और इंडिया में कंपेयर करूं जी। यूएसए में अगर आपने एक लीटर या 1 किलो दूध बनाना है तो उसको आपको 21 रुपये 50 पैसे लगते हैं जी। आयरलैंड में 18 रुपये 50 पैसे। इंडिया में अप्रॉक्सीमेट फिगर जो है ये 20 रुपये है। इसमें मैंने लेबर कॉस्ट बिल्कुल इंक्लूड नहीं की हुई है जी। वही यूएसए वाले में भी मैंने लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं की है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये आयरलैंड में चीपर है क्योंकि इनका जो डेयरी का राशन है वो फॉरेज बेस्ड है, क्योंकि ये फॉरेज ज़्यादा खिलाते हैं, ग्रेजिंग भी है, साइलेज भी बनाते हैं, इसलिए ये चीपर दूध बना सकते हैं जी। तो कॉस्ट जो है थोड़ी सी ज़्यादा यूएसए में है, लेकिन इंडिया के बजाय थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। अब अगर फार्म गेट प्राइस आप देखो, फार्म गेट का मतलब ये है कि फार्मर को कितने पैसे मिलते हैं 100 लीटर दूध के। अगर इंडिया को देखो आप तो उनको ये आपका यूरोपियन पाउंड है जी, तो 24.7 पाउंड से 100 लीटर दूध मिलता है जी। और फार्मर को इंडिया में एवरेज जो है वो 21 रुपए पर लीटर मिला जी। वही फिगर जो है आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में देखें तो ये 25 रुपए पर लीटर है जी। फार्मर को जो पैसे मिलते हैं फार्म से मिल्क के वो 25 रुपए मिलते हैं जी। यही चीज अगर आप न्यूजीलैंड से देखें तो 26 रुपए 35 पैसे पर लीटर हो गया जी। ब्राजील में 22 रुपए 10 पैसे, अर्जेंटीना में भी 22 रुपए 10 पैसे। ब्राजील और अर्जेंटीना में फार्मर को कम पैसे मिलते हैं दूध के, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो ग्रेजिंग बेस्ड है काफी। चाइना उनका रेट सबसे हाई है जी, क्योंकि उनके डिमांड मिल्क की भी कम है जी। तो यूएस में फार्मर को इंडिया से ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनका जो मिल्क है जब वो कोई कंपनी खरीदती है तो वो फैट, प्रोटीन और सोमैटिक सेल काउंट तीनों चीजें देखती है जी। उसके बेस पे फिर उनको पैसे मिलते हैं। इसका मतलब अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उनको अच्छा प्रीमियम मिलता है जी। जो ऑल ओवर वर्ल्ड का रेंज है जो फार्मर्स को प्राइस मिलता है वो 22 से लेके 26 रुपए पर लीटर का रेट है जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना। तो इस स्लाइड से यही कंक्लूड होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी आपस में बहुत क्लोज है, और जो फार्मर को मिलते हैं पैसे वो भी उसका रेंज जो है 22 से 26 रुपए पर लीटर है जी। जहां क्वालिटी अच्छी है फार्मर को थोड़े से पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। अगर इंडिया में भी हम क्वालिटी इंप्रूव कर दें और क्वालिटी के बेस पे फिर प्राइसिंग हो तो शायद फार्मर को पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये स्लाइड मैंने बनाई है, पहला कॉलम जो है उसमें रैंक है, ये 93 कंट्रीज का 93 कंट्रीज का डाटा है। डाटा ये है कि दूध का रिटेल प्राइस जो है वो डॉलर्स में पर लीटर में कितना है डिफरेंट कंट्रीज में। तो मेरे पास ये स्लाइड मैंने छोटी करने के लिए आपको मैं सारी कंट्रीज नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन
इंडिया जो है, टोटल कंट्रीज जो हैं इस डाटे में वो 93 कंट्रीज हैं जी। इंडिया का नंबर 90 है जी। इसका मतलब ये है कि रिटेल प्राइस कस्टमर को जो मिलता है मिल्क का, वो 48 रुपये 84 पैसे मिलता है, मतलब $0.66 हुआ, रुपए में 48 रुपये 84 पैसे हो गया। यूएसए में जो दूध कस्टमर्स को मिलता है रिटेल प्राइस जो है वो आपका $0.82 पर लीटर, और वो 60 रुपये 68 पैसे पर लीटर मिलेगा यूएस में। सबसे महंगा दूध जो है वो हांगकांग में है $2.90 का। अफ्रीकन कंट्रीज में यूएसए से ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल आप ले लो कीनिया। कीनिया में जो दूध है आपका रिटेल प्राइस जो है वो $0.91 पर लीटर पे बिकता है जी। तो इस स्लाइड से यही कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो इंडिया में दूध मिलता है कस्टमर्स को वो काफ़ी चीप प्राइस पे मिलता है कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पिछली 3-4 स्लाइडों को मैं समरी करूंगा यहाँ पे कि फार्म गेट प्राइस जो है मिल्क का वो इंक्रीज हो सकता है, फार्मर्स को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। वो कैसे मिल सकते हैं? अगर इंडियन डेयरी फार्मर जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड का मिल्क बनाए तो। अगर हम इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मिल्क बनाते हैं, और वो बना भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास सीजनल सप्लाई भी है, सीजनल सप्लाई में मिल्क जो है वो सरप्लस होता है। और अगर इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड का बन जाए तो इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है जी। उस एक्सपोर्ट से हमारी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और कंपटीशन क्रिएट होगा जी। यही एक तरीका है जिससे कि हम अपने जो फार्मर भाई हैं उनकी इनकम जो है वो डबल कर सकते हैं अगर हम डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकें। इसमें फार्मर्स का और गवर्नमेंट का और एनजीओज का बहुत बड़ा हाथ है कि वो अच्छी क्वालिटी का दूध बनाए, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो वो इम्प्लीमेंट हो। गुड। इसके बाद हम चलते हैं अभी न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट की तरफ। मैंने आपको 2 चीजें पहले पिछली स्लाइडों में बताई। पहला ये है कि इंडिया में हमें मिल्क पर काउ जो है वो बढ़ाना है जी, क्योंकि अगर एवरेज यूनाइटेड स्टेट्स में 35 लीटर है तो हम 20-25 तो ला ही सकते हैं ना आसानी से। और ऐसा नहीं है, पंजाब की डेयरी देखो आप तो आपको मैक्सिमम गायें जो हैं वो 20 लीटर से ऊपर ही मिलेंगी, 20, 25, 30, 35 लीटर वाली भी हैं वहाँ पे। अगर वो चीज़ जो है वो पंजाब में हो सकती है तो क्यों नहीं महाराष्ट्र में हो सकती है जी, हो सकती है, महाराष्ट्र में भी हो सकती है। तो एक ये तरीका है जिससे कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, मिल्क पर काउ मैक्सिमम करना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि क्वालिटी ऑफ मिल्क, इस पे फोकस करें। उसके लिए आपको रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी पड़ेगी, आपको मिल्क जो है वो रेगुलरली टेस्ट भी करना पड़ेगा। जो आपको मेडिसिन आप फार्म पे यूज़ करते हैं उसका भी पूरा रिकॉर्ड रखें, तो क्वालिटी ऑफ मिल्क
मिल्क जो है वो अच्छी क्वालिटी का बन सकता है जी। अगर ये हम दो चीजें कर दें तो इंडियन फार्मर्स जो हैं दे विल लीड द वर्ल्ड इन डेयरी इंडस्ट्री। ऑलरेडी इंडिया इज प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। तो हमें जो है इन दो चीजों पे बहुत बहुत फोकस करना चाहिए। जो मैक्सिमम मिल्क जो है पर काउ का, इसमें न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है जी। अगर आपने गाय को अच्छी न्यूट्रिशन देनी है तो जैसे कि अमेरिका में और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कैसे फीड करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट में बताना चाहता हूँ जी। ये पूरे साल का 365 दिन का चार्ट है। अगर आप पहले इसको, गाय जो है उसकी काविंग यहाँ पे हुई जी, उसके बाद अर्ली लैक्टेशन 100 दिन की, फिर उसके बाद वो मिड लैक्टेशन में आ जाती है जी, 100 दिन अगले हो गए। लास्ट के 105 दिन है वो लेट लैक्टेशन में हो गए। उसके बाद 60 दिन का जो ड्राई पीरियड हो गया जी। यहाँ पे दो एक्स्ट्रा लाइन है 21-21। इसका मतलब ये है कि 21 दिन काविंग के पहले और 21 दिन काविंग के बाद, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ये इसलिए ये सारा चार्ट बनाया है कि पहले जो फार्मर है उसको अर्ली लैक्टेशन में डिफरेंट डाइट देनी है। वो डाइट जो है वो मिड लैक्टेशन में चेंज हो जाएगी क्योंकि उसका दूध कम हो गया। अर्ली लैक्टेशन में उसका दूध भी बढ़ रहा है और उसको आपने पहले 80 दिन में उसको इंसेमिनेट भी करना है, तो गाय पे काफ़ी प्रेशर होता है। इसलिए गाय को अर्ली लैक्टेशन में अच्छी बैलेंस्ड डाइट जो है वो आपको देनी पड़ती है। दूध कम हो गया, मिड लैक्टेशन में आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसकी बॉडी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दें। फिर लेट लैक्टेशन में इतनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती, तो डिफरेंट टाइप्स की डाइट देनी पड़ती है। ड्राई काउ को डिफरेंट टाइप की डाइट देनी पड़ती है। फिर ट्रांजिशन पीरियड में जो डाइट है वो ऐसी डाइट बनाते हैं कि जो कि प्रिपेयर करे काउस को कैबिंग के लिए, और कैबिंग के बाद जो मिल्क यील्ड बढ़ेगी उसको सपोर्ट करने के लिए ट्रांजिशन डाइट बनानी पड़ती है जी। तो ये साइकिल जो है अगर आपको अंडरस्टैंड कर जाओ आप, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन सी डाइट कब देनी है और कितने टाइम के बाद उसको इंसेमिनेट करना। अमेरिका में जब काविंग होती है उसके बाद पहले 80 दिन के बीच बीच में 90% और 90-95% जो काउस हैं वो इंसेमिनेट हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हो जाती है 80 दिन में जी, क्योंकि उनको ये साइकिल में लेके आना पड़ता है जी। अगर वो डिले हो गई तो वो साइकिल में नहीं आएगी और फिर आपका सारा ग्रुपिंग जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है जी। तो ये चार्ट जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपके सामने होगा तो आपको आसानी हो जाएगी फीडिंग, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट के लिए। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की टिपिकल जो है वो टोटल मिक्स्ड मिल्स TMR डाइट है। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे होती है। जो यहाँ पे जो डेयरी की डाइट है उसमें साइलेज होगा, लूसर्न साइलेज मोस्टली, फिर उसके बाद हे भी डालेंगे, फिर मेज साइलेज भी होगा, ये तीनों मिक्सचर होंगे जी। उसके बाद जो मेज है वो इधर क्रैक्ड होगी, ग्राउंड होगी, फ्लेक्ड हुई हो सकती है। सोयाबीन मील 2.7%, कॉटन सीड से आपका जो वो मिल्क फैट बढ़ता है, इसलिए कॉटन सीड
डालते हैं। फिर मोलासेस भी है, शुगर बीट पल्प, क्योंकि इस एरिया में शुगर होती है इसलिए शुगर बीट पल्प मिल जाता है। मिनरल्स, विटामिन्स और कुछ और अदर एडिटिव जो है वो ऐड करके ये एक टिपिकल डाइट है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसको टोटल मिक्स्ड राशन बनाते हैं। ये राशन अगर आपने ये फॉरेज अलग खिलाया, दाना अलग खिलाया और दूसरी टाइम आपने उसको मिक्स करके टोटल मिक्स राशन दिया तो आपका 10% जो मिल्क यील्ड बढ़ जाती है। सो समरी ये है कि टोटल मिक्स्ड राशन देने से काऊ की मिल्क यील्ड जो है वो 10% बढ़ जाती है जी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आपका मिक्सिंग बैगन में लगाएंगे। मिक्सिंग बैगन जो है ये वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी है, और इस पे आपके जो ब्लेड्स हैं वो भी फार्मर जो है इसको रेगुलरली चेक करता है कि कहीं ब्लंट तो नहीं है, शार्प होने चाहिए, क्योंकि अगर ब्लंट हैं तो ये फॉरेज को अच्छे ढंग से काटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो इस शार्पनेस है नाइफ्स की ये रेगुलरली चेक होती है जी। उसके बाद ये सारा जो है आपका फीड भी सारे इंग्रेडिएंट जो हैं इस वैगन में डल जाते हैं। सबसे पहले फ्लफी मटेरियल डलेगा, जैसे हे हो गया, उसके बाद फिर साइलेज डालेंगे, फिर कॉटन सीड डालेंगे, फिर जो बारीक बारीक न्यूट्रिएंट्स है वो डलेंगे, और एंड में चल के आपका मोलासेस डलेगा, क्योंकि वो फिर सारे फीड में अच्छी ढंग से मिक्स हो जाता है जी। मिक्स होने के बाद ये वैगन जो है वो फीडिंग एली जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एली में जाके जो गाय के सामने उसको डाल देते हैं जी। जब बहुत गर्मी होती है तो ये दिन में 2 बार डिलीवर करते हैं जी। सर्दियों में एक ही बार डिलीवर करेंगे इसको, लेकिन गाय के आगे जो है वो सारा फीड सामने डल जाता है जी। जब ये सामने डल गया उसके बाद ये इसको धीरे धीरे गाय के आगे पुश करते हैं। जैसे ये पहला जो है ये आदमी जो है ये मैनुअली ब्रश के साथ रेगुलरली फीड को पुश करेगा, क्योंकि गाय जो है वो जब खाती है तो इसको बिखेरेगी, तो इसलिए ये बार बार आते हैं। इस बार बार आने का मतलब ये है कि गाय सोचती है कि मुझे फ्रेश फीड मिला जी, और वो उसका फीड इनटेक जो है वो बढ़ जाता है जी। तो ये भी एक तरीका है फीड इनटेक बढ़ाने का। जितना वो खाना खाएगी या तो वो दूध में डालेगी या आप अपनी बॉडी वेट इंक्रीज करेगी। अच्छा, ये तो आपका हो गया कि ब्रश से पुश कर रहा है। दूसरा, आजकल फैशन रोबोट का आ गया है। ये रोबोट जो है ये रेगुलरली एली में चलता रहता है और ये फीड को पुश करता रहता है, गाय के सामने सामने पुश करता रहता है। और कई लोग जो हैं वो रोबोट नहीं यूज करते, तो उनकी एली जो है उसमें एक ही अटैचमेंट लगी रहती है जो कि आपकी चेन के साथ डिलीवर है, तो ये मैनुअली कोई नहीं करता, तो इस अटैचमेंट से ही जो फीड है वो पुश होता रहता है जी। और इस कुछ लोग जो है वो ट्रैक्टर के साथ फटाफट करके चले जाते हैं पुश, तो ब्रश से किया, रोबोट से किया पुश, या फिर अटैचमेंट से, या फिर ट्रैक्टर से पुश किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गर्मियां हैं उसमें भी अगर पुश करते रहो बार बार तो फीड इनटेक एनिमल का बढ़ जाता है जी। जितना वो खाएगी उतना ही वो मिल्क यील्ड बढ़ाएगी जी। तो कई फार्म पे तो किसी एक लेबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फीड पुश करना है जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात जो मुझे इंडिया में नहीं दिखी, जैसे हमें
हमें कैसे पता लगे कि गाय ने जो है वो अपना पेट भर के खा लिया है? अब उसका अगर पेट फूला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने भरपेट खा लिया है, वो पानी से भी हो सकता है। ओके, तो ये बड़ा मुश्किल है विजुअली चेक करना कि गाय ने पेट भर के खा लिया कि नहीं खा लिया। तो यहाँ तो अमेरिका में एक बहुत अच्छी बात है कि वो डिसाइड करते हैं साइंटिफिक तरीके से कि आज अगर उन्होंने फीड उसको गाय को दे दिया है तो अगले दिन जो बच गया है उसको वो तोलेंगे, मतलब उसका वेट करेंगे। अगर वो वेट जो है आपके फीड ऑफर जो किया आपने पिछले दिन उससे उसका 5% से ज्यादा है तो फीड जो ऑफर करेंगे नेक्स्ट डे उसको कम कर देते हैं। okay? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे आपने एक गाय को 40 किलो फ्रेश फीड जो है वो ऑफर किया आज, कल आप उसके पास गए, जो उसका जो लेफ्ट ओवर है वो 2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 किलो से ज्यादा है तो अगले दिन आप उसको 38 किलो ही फीड ऑफर करेंगे। अगर उसके पास कुछ नहीं बचा है तो आप अगले दिन उसको 42, 43, 45 किलो ऑफर करेंगे जी। तो ये 5% जो है ये आपको बताता है कि गाय ने पेट भर के खा लिया है। ये चीज़ जो है ये हमें इंडिया में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी गायें जो हैं वो या तो ओवर फेड हो जाती हैं या फिर अंडर फेड रह जाती हैं। तो इसका मतलब उनका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो आप पूरा उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं कि दूध उतना नहीं ले पा रहे हैं जी। तो ये लेफ्ट ओवर मेजरमेंट जो है वो आपको फीड बताएगा कि गाय ने पेट भर के खा लिया है कि नहीं खा लिया है। ठीक। Dinesh, my slide is now moving again. एक बार एस्केप का बटन दबाइए। ESC दबाया मैंने। फुल स्क्रीन में से बाहर आ जाइए आप। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। स्टॉप शेयर करके दोबारा कनेक्शन स्टॉप शेयर, हाँ हाँ, या फिर मैं भी शेयर कर सकता हूँ वर्स कंडीशन में। कोई नहीं, अभी देखते हैं। स्टॉप शेयर। नहीं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप हमारे किसानों को। आप इसी में नीचे आ जाइए, पहले स्क्रॉल करके लेफ्ट साइड में। अभी ये मूव ही नहीं हो रही है यार। हो रहा है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं हमें। ओके। अभी फुल स्क्रीन कर लीजिए सर, और हाँ फिर मूव कर लीजिए। हाँ, आ गया। गुड। हाँ, दिख रहा है सर। गुड। Yeah. और एक चीज और, जब मैं इंडिया में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, तो जब हम फार्म पे जाते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सब लोग जो हैं वो कार तो मर्सिडीज ड्राइव करना चाहते हैं, लेकिन वो भी चीप पेट्रोल से जी। गाय तो हम रखना चाहते हैं जो हाई यील्डिंग है, लेकिन फीड उसको जो हम ऑफर करते हैं वो बड़ी लो क्वालिटी का होता है। तो उसके लिए मेन चीज़ है कि उसकी फीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेज क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है हमारे पास, कि उसको एक तो क्वालिटी का नहीं मिलता, फिर उसके बाद उसको सारे साल जो है
वो जो सप्लाई है फॉरेज की वो नहीं। फिर बैलेंस डाइट, अगर उन्होंने अपना बैलेंस फीड जो है वो भी अगर किसी से कंपनी से खरीद लिया, उसके ऊपर फिर कुछ और डाल देंगे, उससे भी अनबैलेंस हो जाता है। नंबर 3 मैंने देखा है वाटर इनटेक की प्रॉब्लम, क्वालिटी का वाटर। काफी जगह पे गाय को 2 ही बार या 3 बार पानी मिलता है जी। जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो सबसे पहले जो पानी का गिलास है वो सामने रखते हैं जी, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो हम पी लें। लेकिन गाय को हम उसको 2 बार ही पानी देते हैं। सो वाटर इनटेक का इशू है। फिर कैफ ग्रोथ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप गाय अच्छी ले लो, उसके बाद जो बछड़ी बन गई उसको अगर अच्छे ढंग से रेज नहीं करोगे आप, अच्छे ढंग का मतलब ये है कि वो 14 महीने की प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए जी। और आपको 22 महीने में उसको बच्चा जो है वो दे देना चाहिए। अब वो उसको 14 महीने का प्रेग्नेंट करने के लिए उसका बॉडी फ्रेम भी बनाना पड़ेगा। तो अगर उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी तो बॉडी फ्रेम भी नहीं बनेगा, वो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी और डिले होगा, और आप हर रोज जो है वो पैसे लूज करोगे जी। तो ये heifer ग्रोथ जो है ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया अमेरिका में जो 95% काउस हैं वो कैबिंग के बाद 80 दिन के बीच बीच में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं जी, वो साइकिल में आ जाती हैं जी। मिनरल वाइटामिन्स का आल्सो इशू है। एक तो मिनरल्स की क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी का भी ले लो तो उसमें अगर ऑप्टिमम अमाउंट नहीं डाला है तो उसका भी कोई ठीक असर नहीं होगा जी। तो ये 5-6 इश्यूज जो हैं मैंने लिखे हैं यहाँ पे। कुछ इश्यूज जो हैं वो हम टैकल करेंगे, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो अगले लेक्चर्स में कर सकते हैं जी। 7वां इशू जो है आपका एफ्लाटॉक्सिन का। एफ्लाटॉक्सिन जो है एक प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमें ह्यूमिड वेदर भी है, फिर आपका क्वालिटी का ग्रेन भी नहीं है। तो ये एफ्लाटॉक्सिन जो है ये अगर मिल्क में आ जाए तो ये ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। फॉरेज की क्वालिटी, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। ये पिक्चर जो है मैंने पंजाब में ली थी, ये बरसीम है। तो इस बरसीम में आप देखो कि आपको क्या नजर आ रहा है कि बहुत सी टानियां नजर आ रही हैं, बहुत कम पत्ते हैं, फिर फूल भी ज्यादा हैं। उसको अगर आप कंपेयर करो यहाँ पे चाइना में जो ये हे बना रहे हैं जी, उसका रंग, पहले तो रंग ही कंपेयर करो, उसके बाद उसमें टानियां भी हैं, पत्ते भी हैं, सब कुछ है। यहाँ जो है ये लेट हार्वेस्टिंग की, फूल उस पर बहुत ज्यादा आ गए थे और उसके पत्ते झड़ना शुरू हो गए। कुछ पत्ते जो हैं वो तो खेत में ही रह गए। उसके बाद जो लाने वाला था, कुछ जो बच गए थे वो उसने झाड़ दिए। अब ये जब तक ये बरसीम जो है वो एनिमल तक, गाय तक पहुंचेगी, तब तक उसको टहनियां ही मिलेंगी। टहनियों में आपका लिग्निन कंटेंट ज्यादा होगा। जो असली न्यूट्रिशन थी वो तो या हम खेत में ही छोड़ा है। तो ये प्रॉपर स्टेज पे काटना जो है बहुत जरूरी है। हम ये कहते हैं कि जब बरसीम पे अबाउट 10% फ्लावर आ जाए तभी काट लेनी चाहिए, वो प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज है जी। तो क्वालिटी फॉरेज जो है वो बहुत बहुत जरूरी है जी। उसके बाद ये जो यूनाइटेड स्टेट्स में या हे बनाते हैं, तो या तो उसका पूरा राउंड बेल बना लेंगे। ये 2000 पाउंड की बेल होती है, मतलब एक 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 अप्रोक्सीमेटली 900 किलो की रख लो जी। उसके बाद या तो उसको स्टैक भी कर लेंगे, या फिर ये 50-50 पाउंड वाली जो हैं ये छोटी बेल्स बनाते हैं जी। इन बेल्स को ये
रैप भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर रैप नहीं करेंगे तो ये अंदर तो ग्रीन रह जाएगा लेकिन बाहर से जो है उसका कलर चेंज हो जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी कम हो जाती है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू झड़ना भी शुरू हो जाती है, तो उसको रैप करके रख लेते हैं जी। तो ये तो हो गया आपका जैसे हे बनाएंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द जो आपका अमेरिका में है ये लूसर्न का ही हे बनाते हैं जी, मतलब मेजॉरिटी, मतलब 80% जो लोग हैं वो लूसर्न का हे ही बनाएंगे। जहां हम रहते हैं वहां पे बेस्ट क्वालिटी का है लूसर्न, एक तो ग्रो होता है और हे भी यहाँ का फेमस है जी। फिर उसके बाद आपको साइलेज बनाने के लिए, साइलेज जो है वो आप ये आप साइलो देख रहे हैं जी। तो इस साइलो में जो वॉल्स हैं ये आपकी कंक्रीट की हैं और ये मूवेबल हैं, मतलब कि जितनी आपकी नीड है साइलेज की उसके हिसाब से आप जो विड्थ है उस साइलो की उसको एडजस्ट कर सकते हैं इन मूवेबल वॉल्स के साथ। ओके, फिर आप एक चीज और इसमें देख रहे हैं कि जिस जिस आदमी ने भी ये साइलो निकाला है वो बिल्कुल सीधा निकाला है। वो इसलिए सीधा निकाला है क्योंकि अगर इसको यहाँ से ज्यादा निकाल लो, यहाँ से कम निकाल लो, तो जो बाहर की ऑक्सीजन है वो अंदर चली जाती है। जैसे ऑक्सीजन अंदर गई तो फंगस जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है और आपका साइलेज जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाता है जी। और ये प्रॉपरली ढका हुआ साइलेज है, आपको कोई भी आपको यहाँ पे जो फंगस है वो आपको नहीं दिख रही है जी। ओके, अच्छा, ये जो आपकी प्लास्टिक की शीट है ये आपको नीचे तक यहाँ तक मिलेगी, फर्श तक जी, ताकि वॉल से भी यहाँ से भी कोई ऑक्सीजन जो वो पेनिट्रेट ना हो जी। बहुत बढ़िया साइलेज बनाते हैं जी। फिर इसको जी जो साइलो बैग हैं इसमें भी रख लेते हैं। हमारे इंडिया में भी अब बैग आने लग गए हैं लेकिन इतने लंबे नहीं हैं, वो छोटे छोटे बैग्स हैं जो जिसमें साइलेज भरा हुआ होता है जी। ओके, इसका यूज करने का फायदा ये है कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही भरो इसको और बंद कर दो जी। ओके, कई जगह पे आपको अब ये स्टील की बनी हुई साइलो हैं, ये भी हैं, ये अपराइट हैं और आपको ब्लो करके ऊपर से साइलेज जो है वो नीचे गिरता है और पैक होता रहता है ऑटोमेटिकली। या फिर ये स्टील की अब बहुत कम मिलती हैं, अब कंक्रीट की भी यही साइलो बनाने लग गए हैं जी। हमारे इंडिया में हम सिंपली जो वॉल्स हैं कंक्रीट की भी नहीं है तो आप वुडन की भी बना सकते हो। अगर वुडन की भी नहीं है तो सिंपली अगर गड्ढा खोद के उसमें भी आप साइलेज जो है वो भर सकते हैं जी। इसकी जो है वो पैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसलिए मैं इतना टाइम नहीं इस पे लगाऊंगा, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं सेपरेट लेक्चर में सिर्फ एक साइलेज बनाना ही आपको सिखाऊंगा जी। okay? अच्छा, एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो उसका है स्मार्ट हाई टेक फॉडर प्रोडक्शन। वो क्या है जी, फॉडर जो है वो आप हाइड्रोपोनिकली उसको ग्रो करोगे जी। ये मेथड जो है बड़ा इंटेंसिव है, पानी इसमें बहुत कम लगता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। वैसे भी इंडिया में हमारे पास जो लैंड की कमी ही है और आप बड़ी हाई क्वालिटी का फॉरेज बना सकते हो जी। वो ऐसा है कि ग्रीन हाउस में आप उसको ग्रास को ग्रो करोगे जी। ग्रीन हाउस में आप ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकते हो,
टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो और पानी भी कंट्रोल कर सकते हो जी। ये डे 1 में आपने सीड डाला ट्रेज में, और डे 10 में आपका जो फॉरेज है वो रेडी हो गया गाय को खिलाने के लिए। इसकी बड़ी हाई क्वालिटी होती है। ठीक, ये मैं आपको महाराष्ट्र में ही हाइड्रोपोनिकली ग्रोन जो फॉरेज बता रहा हूँ आपको। ये डॉक्टर गायकवाड़ हैं जो गोविंद डेयरी में चीफ न्यूट्रिशन वेटनेरियन हैं, उनका ये सारा काम है। ये डिज़ाइन जो है ग्रीन हाउस का वो भी उन्होंने बनाया हुआ, तो वो फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस उनके घर में भी लगा देते हैं जी, और उनको सारी ट्रेनिंग भी दे देते हैं जी। और 10 दिन में आपका ये फॉरेज तैयार हो जाता है। और ये जो छोटे जानवर हैं जैसे बछड़े बछड़ियां हो गई, उनके लिए भी और गाय के लिए भी अगर आप अब 10-15 किलो भी रोज का खिलाएं तो उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन मिलती है जी। और ये हाइड्रोपोनिकली है, इसलिए इसमें कोई मिट्टी या कुछ नीचे नहीं है, तो ये सारे का सारा ही खा जाते हैं इसको एज सच। ये नीचे जो सफ़ेद दिख रहा है ये उसकी जड़ें हैं जी। और ये जो है ये साबुत सारा ही उसको खा जाते हैं जी। तो काफ़ी न्यूट्रिशन वाला है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप जो है जो 1 किलो अगर दाना डालोगे जर्मिनेट करने के लिए, उससे आपको 9 किलो फॉरेज बन जाता है जी। 9 किलो फ्रेश फॉरेज हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला बन जाता है जी। उसमें जो प्रोटीन है वो आपका 20 से 24% तक भी आप ले आ सकते हैं जी ड्राई बेसिस पे। और इसके लिए जो पानी का यूज है, जो आप क्रॉप ग्रो करोगे उसके हिसाब से अगर वहाँ पे 50 लीटर पानी लगता है तो यहाँ पे एक लीटर ही पानी लगेगा उसको ग्रो करने के लिए। जैसे एग्जांपल ये है कि एक एनिमल के लिए 15 स्क्वायर फुट जो है एरिया जो है ग्रीन हाउस में पर एनिमल के लिए सफिशिएंट हो जाता है जी। और इसमें ये डिस्क्राइब किया कि उन्होंने जो अब आप ग्रीन हाउस बनाओगे, जो पॉली खरीदोगे आप, उसका साइज है 150 माइक्रोन्स। इसमें ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करने को पड़ेगी 80%, टेम्परेचर जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके आप इसको फॉरेज को ऑर्गेनिक भी बना सकते हैं जी। तो हाई क्वालिटी का फॉरेज जो है अगर अर्ली लैक्टेशन में गाय को मिलेगा और छोटे जानवरों को भी मिलेगा तो उनसे उनकी जो है दे विल ग्रो बेटर। जो आदमी हैं उसमें भी आप देखो व्हीट ग्रास जूस जो है वो हम देते हैं कैंसर पेशेंट्स को। इसका मतलब कि ये जो आपको फॉरेज ग्रो करोगे, अगर व्हीट ग्रो करोगे तो उसमें भी ऐसे केमिकल्स बनेंगे हैं और हैं उसमें जो गाय को बड़े बड़े बहुत यूजफुल हैं जी। तो उसमें डिजीज फाइट करने की कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है आपके एनिमल्स में जी। तो एक ये तरीका है, अगर आपके पास रिसोर्सेस कम हैं तो छोटा सा अगर ग्रीन हाउस बना लो तो उससे ग्रीन फॉरेज जो है आपके एनिमल्स के लिए मिल सकता है जी। और ये ही नहीं है, इसमें आप मक्की भी उगा सकते हो, ओट्स भी उगा सकते हो, पैडी भी उगा सकते हो, बार्ले, सोरगम, व्हीट, यू नेम इट, यू कैन ग्रो एवरीथिंग। और ये 7 से 10 दिन में तैयार हो जाता है जी। तो आप ऐसा करिए कि डॉक्टर गायकवाड़ जो हैं वो काफ़ी फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर गायकवाड़ से कांटेक्ट कर लीजिए जी इस चीज़ के लिए। वो गोविंद डेयरी में काम करते हैं जी। अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं फॉरेज के लिए जी, फॉरेज की क्वालिटी और सप्लाई के लिए। नंबर पहला, हम क्वालिटी का फॉरेज जो है अपनी लैंड पे ही लोकली ग्रो करें जी।
दूसरा ये है कि गुड क्वालिटी का साइलेज बनाएं। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा फॉरेज बना हुआ तो उसकी गुड क्वालिटी का साइलेज बनाएं। तीसरी चॉइस हमारे पास है कि हाइड्रोपोनिकली ग्रो करें फॉरेज को, तो हमारे एनिमल्स को फ्रेश हाई क्वालिटी का फॉरेज मिल सकता है जी। फिर अगला पॉइंट ये है कि हम जो फॉडर ट्रीज होते हैं, जो कि जिनसे हम गाय के लिए फॉरेज दे सकते हैं, वैसे ट्री लगाएं। ओके। फिर व्हीट स्ट्रॉ जो है उसका एफिशिएंट यूज करें। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अवॉइड फीडिंग पैडी स्ट्रॉ, क्योंकि उसमें सिलिका बहुत हाई होता है, तो वो आपका मिल्क यील्ड जो है बफलोज में भी काउज में भी रिड्यूस कर देगा। उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नेगेटिव है जी। तो ये चॉइसेस हमारे पास हैं। अगर हम इस पे फोकस करें तो हम अच्छी क्वालिटी का फॉरेज जो है वो अपने एनिमल्स को दे सकते हैं जी। अब थोड़ा सा मैं आपको टाइम स्पेंड करूंगा पानी की क्वालिटी के लिए। गर्मियों में पानी गर्म हो जाता है, लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि पानी का टेम्परेचर 16 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, उससे कम भी ना हो। और गर्मियों में उसको पानी को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है जी। एनिमल्स को वो इकोनॉमिकल नहीं है एनिमल्स के लिए। ये मैं आपको स्लाइड जो है ये 2003 में मैं दिनेश जी डॉक्टर भोंसले के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो ये महाराष्ट्र में हम एक फार्म था, उसका नाम था आदर्श फार्म। तो हमने उसको सलाह दी थी कि आप पानी जो है अपनी गाय और भैंस को 24 घंटे दो। तो उसने ये बाल्टी उसको लगाई और उसमें टिप 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 करके पानी भरता था, और उसका कंक्लूजन ये था फार्मर का कि मेरी गाय भैंस का जो दूध है वो 1 लीटर पर डे बढ़ गया जी। अब ये देखो कि गाय गाय को 24 घंटे पानी देने से 1 लीटर दूध बढ़ गया जी। ओके। तो वो जो पानी देना है वो एक बार या 2 बार वो ठीक नहीं है जी, क्योंकि हम जैसे हम ह्यूमंस को ट्रीट करते हैं वैसे हमें एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए। उनको पानी जब जरूरत हो। अब ये जो भैंसें हैं ये व्हीट स्ट्रॉ खा रही हैं, तो इनको तो पानी की बहुत जरूरत है, इसलिए उस आदमी का उस फार्मर का जो दूध था वो 1 लीटर। उसके बाद ये डील वॉल के कप जो हैं ऐसे आना शुरू हो गए, क्योंकि बाल्टी से पानी जो है वो गंदा हो जाता था, और ये कप जो है ये आपको फ्रेश पानी देते हैं जी। ओके। पानी की क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आपका जो जिस अगर आप टैंक में पानी इसमें ट्राफ में पानी दे रहे हैं तो ट्राफ में आप चूने का लेप लगा के उसको पूरा क्लीन रखें जी। आपका मीनिंग ये है कि अगर आप वहां से पानी का सिप लेने में हेजिटेंट हैं तो आपके जानवरों के लिए वो पानी ठीक नहीं है जी। उनको भी अच्छी क्वालिटी का पानी मिले तो वो दूध जो है वो ज़्यादा देते हैं जी, और बीमारी में कम होती है जी। तो पानी क्वालिटी का देना बहुत जरूरी है जी। okay? थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको न्यू बॉर्न काफ के बारे में। मेन चीज यहाँ पे ये है कि हर बछड़े को क्लोस्ट्रम बहुत जरूरी है जी। ये क्लोस्ट्रम जो है ये पहले घंटे में पहले 60 मिनट में ही उसको दे देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ही जो अब्जॉर्प्शन है अमीनोग्लोबुलिन की वो मैक्सिमम होती है जी। उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है। अमीनोग्लोबुलिन एक ऐसे चीज है जो कि एनिमल्स में डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाती है जी। तो क्लोस्ट्रम बहुत जरूरी है जी। दूध जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में मोस्टली बॉटल से देते हैं। उसके बाद या तो बकेट में निप्पल लगा के भी देते हैं। दिन में 2 बार देंगे उसको दूध जो है, और नाप तोल के देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको एक जैसे हम इंडिया में
एक जो थन है उसको छोड़ देते हैं कि ये बच्चे के लिए है। अब आपने 3 थन से तो निकाल लिया, उसका मतलब वो चौथे से भी निकल आया अब दूध, तो अब पता नहीं कि उस बछड़े ने कितना दूध पिया कितना नहीं पिया। वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। हमारा कहना ये है कि जितना बछड़े का वजन है उसका 10% उसको दूध जो वो रोज का मिलना चाहिए। जैसे उसका वजन 30 किलो का है तो 3 लीटर जो दूध है उसको रोज का 1.5 सुबह 1.5 शाम को मिलना बहुत जरूरी है। जितना उसका वेट है उसके हिसाब से उसको दूध मिलना चाहिए और नाप तोल के मिलना चाहिए ये दूध। okay. कई जगह पे जो बहुत बड़े बड़े फार्म हैं वहां पे ऐसे शेड बने हुए हैं। अब शेड में आप देखो एक एक शेड में 2 बकेट्स हैं। 2 बकेट्स इसलिए हैं कि एक बकेट जो है उसमें दूध मिलेगा उसको और दूसरी बकेट पानी के लिए है। तो हम पानी जो है इंडिया में जब बछड़ा छोटा होता है तो पानी नहीं देते, कि कहते हैं कि पानी ये ज्यादा पी जाएगा और उसका पेट जो है फूल जाएगा। वो गलत चीज है। उसको पानी दो लेकिन फ्रेश और क्लीन वाटर दो, क्योंकि अगर पानी आपका, उसको बीमारी तभी आएगी अगर आपने गंदा पानी उसको दे दिया, उसमें बैक्टीरिया आ गया है तो उसको बीमारी आ जाएगी जी। तो क्लीन वाटर जो है उसके आगे अवेलेबल हो जाना चाहिए जी, होना चाहिए हमेशा के। जो काफ स्टार्टर है वो आप 1 हफ्ते की एज हो जाए तो उस बच्चे को दे देना चाहिए काफ स्टार्टर। वो खाएगा नहीं, उसको निब्बल करेगा और निब्बल करने से थोड़ा 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 उसके अंदर जाएगा। बकेट में रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बॉटल है पानी की दूध वाली, इसकी निप्पल जो पुरानी निप्पल है उसका जो छेद है उसको आप बड़ा कर दो जी, ताकि जो दाना है काफ स्टार्टर का वो उससे निकल आए। और वो ये बॉटल जो है उसमें काफ स्टार्टर डाल दो और उसके बछड़े के आगे टांग दो और वो निप्पल से जो है वो दाना खींचना शुरू करेगा। तो उसको धीरे 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 वो हेल्प करता है। उनका जो र्यूमन है वो र्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जितनी जल्दी र्यूमन डेवलप होगा उतनी जल्दी वो रेगुलर फीड पे आएगा, तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। okay. I think that's what I had to summarize this. Number 1 I'm going to मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फोकस करो मैक्सिमाइज द मिल्क पर काउ। चाहे आप उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करो, न्यूट्रिशन से करो, उसको सिलेक्शन से करो, चाहे एम्ब्रियो ट्रांसफर करो, क्योंकि इसके बिना जो है आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आपने ये काम मिल्क पर काउ कर लिया है तो नंबर 2 आप फोकस करो मिल्क की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। मिल्क की क्वालिटी का मतलब ये है कि उसमें सोमैटिक सेल कम हो, कहीं एफ्लाटॉक्सिन की कंटेमिनेशन ना हो उसमें। और जब आप दूध निकालते हैं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब यहाँ पे दूध निकालते हैं गाय से, वो दूध जो है वो आपका विद इन फ्यू आवर्स जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं, उसको कूल कर देते हैं इमीडिएटली। क्योंकि अगर जितनी देर गर्म रहेगा तो जो बैक्टीरिया आया है साथ में वो बढ़ता ही चला जाएगा, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। फिर उसकी फ्लेवर जो है दूध की, असली दूध की फ्लेवर जो है वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। मिल्क क्वालिटी पे फोकस बहुत जरूरी है जी। जितने भी यहाँ पे बड़े फार्म हैं उन पे कोई ह्यूमन जो है वो उस मिल्क को टच नहीं करता जी, इतनी क्वालिटी है उसमें। नंबर 3 फॉरेज की क्वालिटी पे फोकस करो जी। अगर आपने मैक्सिमाइज करना है मिल्क पर काउ तो फॉरेज बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। ये नहीं आप कह सकते कि मैं फॉरेज लो क्वालिटी का दे दूंगा और उसको दाना डाल दूंगा, वो उल्टा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव ही नहीं, जो काऊ है वो भी बीमार हो जाएगी, फिर आप उसमें से सप्लीमेंट डालोगे, वो भी और कॉस्ट ऐड करोगे। तो फॉरेज की क्वालिटी जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगली चीज जो है आप फोकस करिए कैफ हेल्थ और ग्रोथ पे।
जितनी जल्दी बछड़ी बड़ी होगी उतनी ही जल्दी वो प्रेग्नेंट होगी और उतनी ही जल्दी वो आपको दूध देने लग जाएगी जी। तो ये आपको मैं 4 चीजें आज जो हैं वो समरी में बता रहा हूँ, इन पे आप अगर फोकस करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी आपको। कोई डेयरी फार्मिंग बहुत प्रॉफिटेबल है अगर उसको अच्छे ढंग से चलाओ जी। तो या मेहनत जरूर है लेकिन प्रॉफिट भी जरूर है, मिलता है जी उसमें। ओके दिनेश। थैंक यू सर। अभी आप शेयरिंग करना बंद कर दीजिए ताकि आपका चेहरा बड़ा दिखेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमको दी हुई है। और जैसे आपने बोला है कि कुछ और टॉपिक्स पे आप हमारे किसानों को बताना चाहेंगे, हम आने वाले समय में आपका लेक्चर फिर से रखेंगे ताकि आप डिटेल में हमको साइलेज कैसे बनाना है, हे कैसे बनाना है, इसके बारे में भी हम आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। अभी मैं सर क्या करता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ और उन क्वेश्चन का फिर आप जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर शांताराम गायकवाड़ भी जूम में हमारे साथ में है, तो हाइड्रोपोनिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो डॉक्टर शांताराम गायकवाड़ भी उसके ऊपर बोल सकते हैं। तो मैं अभी सर पहले से क्वेश्चन देख रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। काफी सारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफी सारे वेटरनरियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पहली बार सर हमने अमेरिका से डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाया था। ये पहले फॉरेन स्पीकर हमारे इंडियन डेयरी फार्मर एसोसिएशन के पेज पे आए हुए हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि टोटल मिक्स राशन हमारे फार्म पे यूज करना चाहिए। हमारे वामन गायकवाड़ बोल रहे हैं कि TMR इज द की ऑफ डेयरी फार्म एंड डेयरी इंडस्ट्री। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ सर, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ मैं। कोई नहीं। लोगों ने जो आपने जो पॉइंट बोले, काफी लोगों ने उसको हाईलाइट किया हुआ है कि आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे अंडर फीडिंग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे। और प्रोडक्शन डिसीज मैनेजमेंट के ऊपर आपने बताया। कुछ और बताना चाहेंगे सर प्रोडक्शन डिसीज मैनेजमेंट पे? जैसे मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, मिनरल डिफिशियंसी है, विटामिन डिफिशियंसी है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो फोकस करिए कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए जी, ताकि मिल्क फीवर आए ही ना ये उस गाय को। अगर आपको पता है कि आपकी गाय जो है वो प्रोन है कि उसको हो सकता है, तो उसका पहले ही इंतजाम कर लो जी। और कई बार ऐसा है कि हम ऐसा फीड उसको ड्राई पीरियड में दे देते हैं जो कि उसका डाइटरी कैटाइन एनाइन बैलेंस जो है वो उसको डिस्टर्ब कर देता है जी। तो ऐसे फीड अवॉइड करें। अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो आप डाइटरी कैटाइन एनाइन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी, लेकिन वो भी आपका लास्ट रिजॉर्ट ही है। मिनरल्स जो हैं वो जितना आप अच्छी क्वालिटी का ले सकते हो। मैं आपको अपने घर की बात ही बता रहा हूँ। हमारे घर में 2 गायें हैं जी, 2 से ज़्यादा थी, लेकिन उनको यही प्रॉब्लम होती थी कि जो फीड है वो हम लो क्वालिटी का वो खरीदते थे और उनको या तो मिल्क फीवर की प्रॉब्लम होती थी या फिर रिपीट ब्रीडर प्रॉब्लम होती थी। अब हमने वेरी हाई क्वालिटी का फीड खरीदा है जी। महंगा जरूर है लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल की क्वालिटी है वो अच्छी है और लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देते हैं वो चीजें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो एक्सपर्ट है डॉक्टर विक्रांत पवार, जो मुंबई वेटरनरी कॉलेज में एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के प्रोफेसर है, वो ये जानना चाहते हैं कि वहां पे ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे किसान कैसे काम करता है
जैसे वहां पे होलिस्टीन अमेरिका नाम की एसोसिएशन है फार्मर की, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यहाँ पे हर ब्रीड की अपनी अपनी एसोसिएशन है जी। तो एसोसिएशन वाले जो हैं वो प्रमोट भी करते हैं और आपको हेल्प भी करते हैं, लेकिन जो ब्रीडिंग की कंपनीज हैं वो फार्म पे जाती हैं और अपना सीमन बेचने की कोशिश करती हैं। जो अच्छे अच्छे फार्मर्स हैं वो आपका लिटरेचर पढ़ के कौन सा उन्होंने सायर यूज़ करना है उसके हिसाब से वो जो सीमन है वो खरीदते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। अच्छी अच्छी जो गायें हैं उनमें सारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी होता है। और प्राइवेट वेटनेरियन हैं जो जिनका काम ही सारा दिन यही है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमारे घर के पास ही एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनका बिजनेस ही ये है, वो $250 में पूरी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। आपका डोनर से भी निकालेंगे और इंसेमिनेट भी कर जाएंगे। तो जस्ट ओनली ए फेयर जो वाइफ हैं वो आपको उसकी क्वालिटी चेक करती हैं और जो हस्बैंड है वो आपका इंसेमिनेट कर। तो प्राइवेट वेटनेरियन जो हैं वो भी इन्वॉल्व है इसमें। गुड। मुझे याद है सर, मैं जब अमेरिका में आपके पास आया था 2003 में, मैं इस जी। हस्बैंड वाइफ को मिला था। वो आपके वही यूनिवर्सिटी के डेयरी फार्म पे एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे थे, वो भी हाँ हमने जी, देखा वही था। हाँ वही हैं जी, वही उसी की बात कर रहा हूँ जी मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि इंडिया में भी जेके ट्रस्ट, गोदरेज मैक्सी मिल्क, एबीएस, इन कंपनियों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सेवा हमारे किसानों के लिए उपलब्ध कर दी है और बड़े रीजनेबल रेट रखे हुए हैं। और किसानों को हम इसके बारे में जानकारी भी दे रही है। और आने वाले समय में काफी सारे किसान, गाय हो या भैंस हो, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे। सर अगला क्वेश्चन है, एक किसान पूछ रहे हैं कि लूसन के साइलेज के बारे में बताइए। और उन्हीं का क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट गाय को क्या खिलाना चाहिए आखिर के 1 महीने 2 महीने में? प्रेग्नेंट जो है वो आपका जब तक दूध दे रही है तो दूध के हिसाब से ही उसका राशन बैलेंस करते हैं जी। जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती तब तक आपको मिल्किंग राशन ही देना पड़ेगा। जब ड्राई हो गई तो आपको ड्राई राशन, ड्राई काउ राशन बोलते हैं उसको, जिसमें आपको प्रोटीन भी को 12 से 14% तक ही देनी पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो ड्राई पीरियड जो है वो आपका 61 दिन का है। तो यही मैं कह सकता हूँ इसके। डिड आई आंसर द क्वेश्चन? हाइड्रोपोनिक्स, हाँ, थैंक यू सर। हाइड्रोपोनिक्स में ड्राई मैटर कितना होता है सर? आई वुड से 90% मॉइस्चर ही है उसमें, 10% होगा या इससे भी मैं कम हो, मैं इसमें भी इससे भी कम हो सकता है जी। हाँ सर, मैं आपकी आपकी इजाजत हो तो मैं डॉक्टर शांताराम गायकवाड़ को कहता हूँ कि वो जरा 2-3 मिनट में हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताए। हाँ जी भाई। डॉक्टर शांताराम गायकवाड़। हा धन्यवाद सर, फार चांगली म्हणजे आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आता मी मराठीतच सांगतो, चांगली माहिती मिळाली आणि विशेष म्हणजे तिकडला व्यवसाय आपल्याला पण कळला. आता हायड्रोपॉनिकच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर बऱ्याच वेळेला आपण हायड्रोपॉनिक हे फॉडर म्हणून पाहतो, पण जिथं जिथं काही मोठे टेक्निशियन जसं की डॉक्टर धीमन सर आहे किंवा काही लोक आले होते, त्यांनी पण सांगितलं की तुम्ही फॉडर म्हणून बघू नका, याच्याकडं एक न्यूट्रिशनचा सोर्स म्हणून बघा, एक वंडर फूड म्हणून बघा याच्याकडं. आणि त्या पद्धतीनं म्हणजे बरेच शेतकरी आता इथं देतात खायला, तर जवळ 8-8, 10-10 वर्ष देतात. तर त्यांना त्याच्यापासून म्हणजे बरेच फायदे झालेत. जसे की दुधाची क्वालिटी आहे, म्हणजे रोगप्रतिकार शक्ती वाढलेली आहे. नंतर गाभण जाण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे, हे पण आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की खर्च कमी आला पाहिजे, हा पण मुद्दा महत्वाचा आहे याच्यामध्ये. आता उत्पादन खर्च हायड्रोपॉनिकचा जवळ-जवळ 2 ते ₹2.5 आसपासच आहे. इव्हन त्याच्यापेक्षा पण कमी आहे. ते फॅमिलियर व्हायला पाहिजे हळू-हळू. त्यातल्या अडचणी दूर करायला पाहिजे आणि टेक्नॉलॉजी आपल्या घरची व्हायला पाहिजे.
बऱ्याच वेळेला आपल्याला ही टेक्नॉलॉजी वेगळ्या पद्धतीने ऐकायला येते आणि आपण तसंच करतो आणि त्यामुळे अडचणीत येतो. हे जर आपण आपल्या स्वतःचे रिसोर्सेस वापरून आपण कमी खर्चात जर केलं, तर आपण याच्यामध्ये चांगलं काम करू शकतो. मला एकच सांगायचंय की डॉक्टर या नात्यानं आपण म्हणजे मोड आलेलं धान्य जनावराला खायला सांगतो आणि त्याचे बेनिफिट किती आहेत हे आपण किती वेळा वर्णन केलंय. तेच जर आपण अर्धा किलो किंवा 1 किलो हायड्रोपॉनिक्सच्या पद्धतीने जर खायला दिलं जनावराला, तर अर्धा किलो चारा जनावराच्या पोटात जाईल आणि त्याच्यापासून जनावराचं आरोग्य आणि दूध उत्पादन चांगलं निघेल. हे मला सांगायचं होतं. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर गायकवाड़, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और डॉक्टर धीमन सर, डॉक्टर शांताराम गायकवाड़ भी हमारे हिरकनी प्रोजेक्ट में हमको हेल्प कर रहे हैं कि हमारी जो हिरकनी गाय तैयार करनी है, हाई यील्डिंग क्रॉसब्रेड HF काऊ, उसमें डॉक्टर गायकवाड़ हमारे साथ में है। और अभी आज से आप भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं इसमें। ठीक है। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम ठीक है, आपको ठीक है। बार बार तकलीफ देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सर डॉक्टर नाना साहब दुरापे का। ये गोदरेज एग्रोवेट में न्यूट्रिशनिस्ट है। ये पूछ रहे हैं कि सर लेबर कॉस्ट कितनी है यूएस के डेयरी फार्म में। इसके बारे में थोड़ा जानकारी कुछ होगी तो बताइए, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। जो यूएस के डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत वेरी करती है जी। वेरी मतलब कि अगर आपका फैमिली फार्म है तो फैमिली लेबर यूज होती है जी। जो कमर्शियल फार्म में है वहाँ पे जो लेबर की कॉस्ट है टुवर्ड्स मिल्क प्रोडक्शन वो आपकी 15% से ज़्यादा नहीं होती जी। वो ऑटोमाइजेशन इतनी है बड़े फार्म पे कि वो 15% टोटल मिल्क प्रोड्यूसिंग कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होती जी। आपकी फीड कॉस्ट जो है वो 60% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन, और उसके बाद 15 जो है वो आपकी लेबर हो गई, और बाकी और जो है वो बाकी खर्चे आ गए इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल। एक किसान हमारे पूछ रहे हैं कि अमेरिका का डेयरी फार्मर टॉक्सिन बाइंडर यूज करता है क्या? क्योंकि आपने आफ्लाटॉक्सिन के बारे में कुछ बताया था, थोड़ा सा हमें बताइए कि वो टॉक्सिन बाइंडर कैटल फीड में डालते हैं कि TMR में डालते हैं, क्या करते हैं? ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको बड़ा स्ट्रेट आंसर दूंगा इसका। अमेरिका में टॉक्सिन बाइंडर तभी यूज होता है जब उनको दिख जाता है कि कहीं एफ्लाटॉक्सिन आ गई। पहले तो अगर एफ्लाटॉक्सिन साइलेज से आ गई या फिर कहीं कॉर्न में है, तो जो एफ्लाटॉक्सिन वाली कॉर्न है या साइलेज है उसको फेंक देंगे, वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस्तेमाल करेंगे भी थोड़ा बहुत तो उसको दूसरे साइलेज के साथ मिक्स कर देंगे ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। तो टॉक्सिन बाइंडर बहुत कम यूज होता है। इंडिया में मैंने ये देखा कि एक फैशन ही बन गया है कि फीड में टॉक्सिन बाइंडर होना ही चाहिए। अच्छा, अब ये नहीं पता कि आपके जो फीड है, वो जो फार्म है, उसमें अफ्लाटॉक्सिन साल में 2 बार आएगी या 3 बार आएगी। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मिल गई है कि टॉक्सिन बाइंडर डला हुआ तो मैं जितनी मर्जी उसको एफ्लाटॉक्सिन जो है वो खिला सकता हूँ। वो गलत चीज है। एफ्लाटॉक्सिन थोड़ी क्वांटिटी में भी खराब है। जब वो आती है तो इतनी क्वांटिटी में आती है कि कई बार जो टॉक्सिन बाइंडर है वो हेल्प नहीं कर पाता। थोड़ी क्वांटिटी में अगर एफ्लाटॉक्सिन आ गई तो एनिमल में कैपेसिटी है ह्यूमन में डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अगर वहां से भी एस्केप हो गई तो वो लीवर को भेज देता है और लीवर जो है वो भी कुछ डिटॉक्सिफाई कर लेता है। जब वो ज्यादा क्वांटिटी में आ जाती है तो आपका ह्यूमन भी कुछ नहीं कर सकता, लीवर भी डैमेज हो जाता है और एनिमल को बहुत हार्म होता है। तो फर्स्ट प्रिकॉशन तो मैं ये कहूँगा कि आप जो एफ्लाटॉक्सिन वाली ना कोई ग्रेन यूज करें। अगर आपका साइलेज खराब हो गया तो उसको मत यूज करिए। ओके, अगर थोड़ी बहुत ही कहीं दिखती है तो शायद जो टॉक्सिन बाइंडर है वो हेल्प करते हैं।
टॉक्सिन बाइंडर भी हेल्प करते हैं जी। वहां पे दूध में अफ्लाटोक्सिन की लिमिट कितनी है? 0.5 ppb। 0.5 ppb। ओके। हाँ जी। क्योंकि अभी इंडिया में भी क्या हुआ है कि पिछले साल एफएसएसआई ने हाँ जी। इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हुए हैं कि दूध और दूध के प्रोडक्ट में अफ्लाटोक्सिन और एंटीबायोटिक रेसिड्यू जो है वो लेवल के नीचे होने चाहिए। और हाँ इस जी। साल 27 जनवरी को एफएसएसआई ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि जो कैटल फीड किसान यूज करेगा वो बीआईएस के स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अभी वो 27 जुलाई से लागू होने वाला था, लेकिन ठीक। कोविड के कारण वो आगे चला गया है। लेकिन ठीक। आने वाले समय में कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बीआईएस का स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि दूध में अफ्लाटोक्सिन और एंटीबायोटिक रेसिड्यू ये कम रहे। सर मैं सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत है सर। अभी एक क्वेश्चन जैसे आप कुछ बोलना चाहिए तो बताइए। काफ फीडिंग के बारे में क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा काफ स्टार्टर के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहे, मिल्क रिप्लेसर और काफ स्टार्टर के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, मिल्क रिप्लेसर जो है वो आपको इंडिया में 12 नहीं खाता। वो मैं बताऊं क्यों। अगर आप क्वालिटी का मिल्क रिप्लेसर बनाओगे तो वो जो दूध का आपको प्राइस मिलता है 21 रुपए का दूध मिल रहा है। मिल्क रिप्लेसर जो 21 रुपए में बनेगा उसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो इंडिया में तो मैं यही कहूँगा कि आप दूध दो बछड़े को, सबसे अच्छी चीज है। 3 महीने तक तो कम से कम दो उसको है? और उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। मिल्क प्रोड्यूसर कोई अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो वो 21 रुपए से ज्यादा ही बनेगा जी। तो ये मेरा आंसर होगा जी मिल्क प्रोड्यूसर। थैंक यू सर। मैं हमारे जो किसान हैं रवि नवले, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें, आपका भी और डॉक्टर प्रशांत गिराम और एबीएस का भी। रविंद्र। हाँ, नमस्कार सगळ्या शेतकरी बंधूंनो. आज एकदम डोळे दिले आणि जे महाराष्ट्रामध्ये असेल किंवा भारतामध्ये असेल, दूध दराच्या बाबतीत असेल किंवा गोठ्यामध्ये येणाऱ्या खर्चाच्या बाबतीत असेल, एक तुलनात्मक अभ्यास आपल्याला आज ऐकायला मिळाला की सरासरी दुधाची किंमत ते आणि भारतामध्ये किती मिळते आणि जागतिक मानांकन कशा पद्धतीने दुधाच्या दराच्या बाबतीत असतील किंवा घराच्या गोठ्याच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत असेल, हे आपल्याला ऐकायला मिळाले. तर निश्चितपणे याच्यावर हे सेशन परत परत एकदा ऐकलं तरी खूप काही गोष्टी समजण्यासारख्या आहेत. तर सर मैं हिंदी में भी बोलूंगा डॉक्टर साहब के लिए. मैं बहुत ही आभारी हूँ डॉक्टर तिलक जी का. आपने इतना जल्दी उठ के, अमेरिका में अभी सुबह सुबह हुई है, लेकिन जैसे आपने बताया कि आप बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ के सब प्रिपरेशन करके आईडीएफए के लिए इधर लाइव आने के लिए तैयार हो गए और 2 दिन से भी आपने बहुत कष्ट लेके ये प्रेजेंटेशन बनाया और एकदम से इंडियन फार्मर्स के लिए जो चीज उनको सुननी थी, और आप इतने टॉप लेवल भी काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड टू अर्थ प्रेजेंटेशन आपका था. जो सब चाहते थे कि अमेरिका के डेयरी फार्मर्स के बारे में जो पता चले, एग्जैक्टली आपने वही डिलीवर किया है. तो आपको सब इंडियन डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की तरफ से और महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है और जो ऑल ओवर इंडिया से जो फार्मर्स ये सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, सबकी तरफ से मैं आपका आभारी हूँ. और जैसे
डॉक्टर भोसले सर ने बताया कि आप जुड़ गए हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में, जो हिरकनी करके हमारा प्रोजेक्ट है, जो महाराष्ट्र की खुद की एचएफ बनाने की हम क्रॉस ब्रीड एचएफ सोच रहे हैं, जिसका नाम हमने हिरकनी दिया है। आप ये सेशन से उसमें जुड़ गए तो आप उसमें भी आपका वेलकम करता हूँ, और तो वो भी बाद में कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस करेंगे। और मैं इस लाइव सेशन करने के लिए जो जूम पे एक्चुअली ये मीटिंग चल रही है, और फेसबुक पे जिन्होंने बहुत कष्ट लेके ये फेसबुक पे लाइव किया है, जो एबीएस सीमेंट के अधिकारी है डॉक्टर प्रशांत गिरम, उनका भी आभारी हूँ, क्योंकि वो बहुत देर से, बोले तो कल परसों से ये सिस्टम समझने में और ये लाइव सक्सेसफुल होने में कष्ट ले रहे, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सब डॉक्टर दिनेश भोसले सर, जो ये प्रोजेक्ट में और ये आईडीएफए के साथ जुड़ने के बाद जो उभारी ये आईडीएफए को मिली है, उनके लिए उनको भी मैं वोट ऑफ थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये फार्मर्स के लिए कार्य कर रहे हैं। और फिर सबका जो इस सेशन में उन्होंने जितना टाइम दिया, मेरे हिसाब से अराउंड अबाउट 2000 या 3000 व्यूज हो चुके हैं अभी खत्म होने से पहले, तो उनका भी, सब लोगों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ सीखने के लिए टाइम निकाला और एक अच्छे से इधर इंटरेक्शन हो गई। धन्यवाद। Thank you. बहुत प्रशांत गिराम, थैंक यू। एंड करा। Thank you. Thank you. इसी के साथ ही वेबिनार खत्म हुआ ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू। Good. जय हिंद। Thank you, Dr. Gaikwad. Thank you.